गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुन्ना सर, आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। यह लॉ कूलम्ब के द्वारा एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया गया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही उन्होंने कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला। तो कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब टू पॉइंट चार्ज सिमिलर होते हैं, सिमिलर का मीनिंग है कि जब Q1 पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, या Q1 निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में यह दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्ज एक दूसरे को पुश करता है, धक्का देता है, रिपेल करता है। किस दिशा में? अपने से दूर की दिशा में। Q1 Q2 को धक्का दे रहा है और Q2 Q1 को धक्का देता है, पुश करता है, रिपेल करता है। किस दिशा में? अपने से दूर की दिशा में। ऐसा कब होता है? जब दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्ज सिमिलर होते हैं। जब दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्ज सिमिलर होते हैं। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, जब ये पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर समझते हो? जब एक पॉजिटिव हो, दूसरा निगेटिव हो, तो कोई एक पॉजिटिव हो, Q1 अगर पॉजिटिव हो तो Q2 निगेटिव हो, या Q2 पॉजिटिव हो तो Q1 निगेटिव हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और Q2 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? जब दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज डिसिमिलर होते हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। Q1 Q2 को अपनी ओर खींचता है और Q2 Q1 को अपनी ओर खींचता है। तो ये समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कूलम्ब स्टेटेड दैट टू सिमिलर स्टैटिक पॉइंट चार्ज पुश और रिपेल एंड टू डिसिमिलर स्टैटिक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया होगा। अट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? पुल, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। तो ये फर्स्ट लॉ है किसका? कूलम्ब्स का। फिर कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि Q1 और Q2 टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस R कांस्टेंट हो। इसका मतलब है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो दूरी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा हो, कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो पदार्थ है, मीडियम है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। तो मीडियम में, पदार्थ में कोई चेंज नहीं हो, नो चेंज इन मीडियम। तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो पदार्थ है उसमें कोई बदलाव नहीं हो, और Q2 पॉइंट चार्ज कांस्टेंट हो, उस चार्ज में कोई बदलाव नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, वह
फर्स्ट पॉइंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फर्स्ट पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग हुआ कि जब Q2 को कांस्टेंट रखते हैं, Q2 में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डबल होता है तो फोर्स डबल हो जाता है। Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ट्रिपल होता है तो फोर्स ट्रिपल हो जाता है। ये 10 टाइम्स होता है तो यह फोर्स 10 टाइम्स हो जाता है। इसे हाफ करते हैं तो यह हाफ हो जाता है। तो अर्थात दोनों पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर Q1 चार्ज को कांस्टेंट रखा गया कि Q1 चार्ज में कोई बदलाव नहीं लाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वह सेकेंड पॉइंट चार्ज के रेशियो में बदलता है। अगर Q2 4 टाइम्स हो जाता है तो फोर्स भी 4 टाइम्स हो जाता है। अगर यह 20 टाइम्स हो जाता है तो फोर्स भी 20 टाइम्स हो जाता है। अगर यह 1/3 एक तिहाई हो जाता है तो फोर्स भी 1/3 एक तिहाई हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेकेंड पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या नॉलेज मिला जी, कि अगर दोनों पॉइंट चार्ज की बीच की दूरी कांस्टेंट हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो मीडियम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है उसका मैग्नीट्यूड प्रत्येक पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दोनों को एक साथ मिलाकर कंबाइंड करके लिखें तो क्या लिखा जा सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो क्या कहा जा सकता है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेज। समझ में आ गया होगा, यह लिखा जा। यदि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 कांस्टेंट हो, अर्थात Q1 में कोई चेंज नहीं लाया जाए, Q2 में भी कोई चेंज नहीं लाया जाए, Q1 चार्ज अगर 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहे, Q2 अगर 5 कूलम है तो 5 कूलम ही रहे, वह दोनों कांस्टेंट हो, Q1 Q2 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो मीडियम है उसमें जो पदार्थ है दोनों के बीच उसमें कोई बदलाव नहीं आता हो, जो पदार्थ दोनों के बीच रखा हुआ है वही हो, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो लिखा गया है नो चेंज इन मीडियम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता हो। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि जब दोनों के बीच के डिस्टेंस r को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो r² कितना हो जाता है जी? कितना गुना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो r² का डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स कितना होगा? 1/4 टाइम्स हो जाता है। डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाता है? 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि फोर्स भी क्या होता है तुम्हारा, किस रेशियो में बदलता है? 1/r² के रेशियो में बदल जाता है, या 1/r²
जिस अनुपात में बदलता है, अगर ये 1/4 टाइम्स हो जाता है तो एफ भी अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स भी 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो क्या समझे, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी 2 गुना कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया गया, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का जो स्क्वायर है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है। डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स तो 1/r², ये कितना होगा, 1/4 हो जाता है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स कितना टाइम्स हो जाता है, 1/4 टाइम्स हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो क्या कहोगे इन दोनों को देखने पर कि डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्स जिस अनुपात में बदलता है, जिस रेशियो में बदलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बदलता है। तो क्या लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसी को पढ़ेंगे F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो r² मीन्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन the 2 static point charges is inversely proportional to the square of distance between the 2 point charges। समझ में आ गया होगा। लेकिन यह रूल कब लागू होगा, जब Q1 Q2 में कोई चेंज नहीं हो और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो मीडियम है, पदार्थ है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता हो। इतना समझ में आ गया होगा। कुलम ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब Q1 और Q2 डिसिमिलर चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं, तो Q1 क्या होता है, Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। Q1 Q2 को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कब, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। तो ऐसी स्थिति में इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जी, किसकी ओर है, Q1 की ओर है। कहाँ से, Q2 से। तो ये हो गया टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2, ये है टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2। Q1 की ओर है Q2 से। अब यदि दोनों पॉइंट चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी, जब दोनों पॉइंट चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो Q1 इसे क्या करता है, रिपेल करेगा, धक्का देगा। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो अब देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर है जी, ध्यान से देखोगे, Q2 की ओर। किधर है, Q2 की ओर। तो जिसकी ओर है पहले उसका नाम देंगे, Q2 की ओर है तो 2 पहले देंगे। टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1, तो क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। समझ में आ गया होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन या तो Q1 की ओर होगा, टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2, या Q2 की ओर होगा, टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। अब थोड़ा सा यह लग रहा होगा कि सर तो Q2 पर बतला रहे हैं, Q1 पर क्या होगा। तो Q1 पर देखा जाए, अब अगर Q1 और Q2 दोनों डिसिमिलर चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में Q2 क्या करता है जी, Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। Q2 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अब देखो डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स Q2 Q2 की ओर है, टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। समझ में आ रहा है, टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1।
अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो ऐसी स्थिति में Q2 Q1 को धक्का देगा अपने से दूर, Q2 Q1 को धक्का देगा अपने से दूर। तो डायरेक्शन क्या हो गया जी, ये देखो, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2, टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2। तो समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या तो Q1 से Q2 की ओर, Q1 की ओर होगा Q2 से, या Q2 की ओर होगा Q1 से। तो अब बतलाओ, यह जो डायरेक्शन है, दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन पर है ना जी। यह जो डायरेक्शन है, दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन पर यह डायरेक्शन है, उसी लाइन के अलोंग है, उसी लाइन के सीध में, उसी लाइन की दिशा में है। तो क्या कह सकते हो, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इज along the line, is along the line joining the 2 point charges। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाले लाइन के अनुदिश होती है, उसी के सीध में होती है। तो अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है फोर्स किस डायरेक्शन में होगा जी, टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2, और या फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। फोर्स या तो Q1 के डायरेक्शन में होगा किससे, Q2 से, या फोर्स Q2 के डायरेक्शन में होगा किससे, Q1 से। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट कौन कौन सा पढ़े जी, उन सभी स्टेटमेंट को हम लोग मिलाकर देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। पहले जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं सभी को लेने पर, पहले जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं सभी को हम लोग ले रहे हैं ऑन टेकिंग ऑल अबव स्टेटमेंट्स। तो शुरू में आया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। फिर आया F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और फिर आया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2 और या टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। तो इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट लेते हैं। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करने पर, संयुक्त करने पर क्या आएगा जी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय R²। और इसे अगर हम लोग बदलना चाहें, साइन ऑफ इक्वलिटी में लाना चाहें, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट के रूप में k लेने की परंपरा है। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ, k। तो k मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय R²। समझ में आ गया होगा। k को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। और यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो होगा ही मैथमेटिक्स के अनुसार। तो k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर डायरेक्शन लिखने की बात हो तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज टुवार्ड्स Q1 फ्रॉम Q2 और टुवार्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। मान k के वैल्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ k
तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर Q1 और Q2 कूलम में हो, R मीटर में लिया जाए और फोर्स को न्यूटन में मापा जाए। क्या देखा गया? Q1 और Q2 को कूलम में लिया जाए, R को मीटर में लिया जाए और फोर्स को न्यूटन में लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में K का वैल्यू आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये कब आता है जी? जब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच क्या हो? फ्री स्पेस हो, कोई भी पदार्थ नहीं हो या एयर हो। तब क्या याद रखना है? Q1 Q2 अगर कूलम में लिया जाए, R मीटर में लिया जाए, F न्यूटन में हो, तो ऐसी स्थिति में अगर Q1 और Q2 के बीच कोई मीडियम नहीं हो, कोई पदार्थ नहीं हो या एयर हो, हवा हो, तो K का वैल्यू कितना आता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? 1/4πε0 के इक्वल होता है। समझ में आ गया होगा। अब यह सोचना है कि अगर Q1 Q2 CGS में लिया जाए, तो अब बात करते हैं लोग CGS यूनिट। अगर Q1 Q2 किस में लिया जाए? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। R किस में लिया जाए? सेंटीमीटर में लिया जाए। दूरी जो है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच सेंटीमीटर में लिया जाए। फोर्स किस में लिया जाए? डाइन में लिया जाए। डाइन, फोर्स को डाइन में मापा जाए। Q1 Q2 ESU में, R सेंटीमीटर में, फोर्स को डाइन में लिया जाए, अर्थात ये सभी को CGS यूनिट में लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में K का वैल्यू जो प्राप्त होता है एक्सपेरिमेंट से, वो प्राप्त होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। यह प्राप्त होता है कहाँ? इन फ्री स्पेस और एयर। फिर से सुनोगे, Q1 Q2 को ESU में लिया जाए, उनके बीच की दूरी R को सेंटीमीटर में लिया जाए, फोर्स को डाइन में लिया जाए और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच या तो निर्वात हो, कोई पदार्थ नहीं हो, या हवा हो। तो ऐसी स्थिति में K का वैल्यू कितना आता है? 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। समझ में आ गया होगा।